गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को बताना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक आपका है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय विकास किस प्रकार हो रहा है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में भ्रूण का विकास किस प्रकार हो रहा है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि जो जाइगोट होता है उसका कितने स्टेप में वो डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होने के बाद जब जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो उसकी प्रोसेस आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आती है, भ्रूण का विकास आता है कि भ्रूण किस प्रकार विकास कर रहा है। तो इसमें आप लोग को इससे पहले बताया गया था, पहले जाइगोट होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से डिवीजन करेगा। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2n होता है, 2 न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। यहाँ से डिवाइड होने के बाद डिवीजन करेंगे। ये डिवीजन करने के बाद ये 2 न्यूक्लियस बनाते हैं इस प्रकार। फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 4 के बाद 8, 32, 32 बनाते हैं। इसके बाद 32 के बाद 67 बनाएंगे, 128 बनाएंगे, या इससे अधिक भी हो सकता है। ये कितने दिन में होगा, 1 वीक 7 डेज कह सकते हैं, या 1 वीक में ये डिवीजन होगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये और ज्यादा डिवीजन करेगा। डिवीजन करने के बाद क्या आएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आएगा। और ये डिवीजन हो कहाँ रहा पे, किस स्तर पे हो रहा है। आपको बताया गया था कि ब्लास्टोसिस्ट जो का निर्माण हो रहा है, जब यहाँ पे जाइगोट बनता है तो इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया कहाँ पे हो रही है, ओवरी है, ओवरी के 3 लेयर्स पाए जाते थे। आपको बताया गया था 3 लेयर की एक लेयर थी इंडोमेट्रिक लेयर। इंडोमेट्रिक लेयर पर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो रहा था, और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होने के बाद 3 लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। वो 3 लेयर आपको बताया गया था कौन कौन से थे, मीजोडर्मल, इक्टोडर्मल और इंडोडर्मल लेयर। अब ये इतना विकास होने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट पर ये तीनों लेयर वर्जिनेट हो जाएंगे, बन जाएंगे, बनने के बाद ये प्रोसेस आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अब आपको इसमें पता करना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, जब एक नया बेबी बनता है भ्रूण से, तो 9th मंथ लगते हैं। 9th मंथ में एक पूर्ण शिशु या बेबी का निर्माण होता है, और वो क्या करता है, फ्यूटस से बाहर आता है। और फ्यूटस से बाहर आने के बाद धीरे धीरे फिर वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद एक नर, अगर मेल रहता है तो मेल की बॉडी उसे रहती है, फीमेल रहता है तो फीमेल रहता है। तो जो भी रहेगा उसमें गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, भ्रूणीय विकास हो रहा है, कितने मंथ पर कौन सा विकास हो रहा है, यानी कब उसका हार्ट डेवलप हो रहा है, कब उसमें फिंगर्स आ रही हैं, और कब उसमें हेयर्स आ रहे हैं, नेल्स आ रहे हैं, इन सब का वर्जन किस मंथ में हो रहा है। पूर्ण भ्रूण का निर्माण, पूर्ण जो भ्रूण होता है उससे एक शिशु बेबी किस मंथ में तैयार हो रहा है, ये आपको इसमें पढ़ना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन बीइंग्स में 1 मंथ में हार्ट, जो चाइल्ड का हार्ट होता है, बेबी का या चाइल्ड कह सकते हैं, 1 मंथ में उसका हार्ट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है।
डेवलप हो जाता है, सिर्फ हार्ट का विकास होता है, बाकी किसी भी अंग का विकास नहीं होता है। 1 मंथ में आप बच्चे का हार्ट बीट सुन सकते हैं। वन मंथ में ह्यूमन बींग्स में डेवलप, सबसे पहले हम ह्यूमन से पहले देख लेते हैं कौन कौन से। आपने देखा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ह्यूमन में होता है, फ्यूटस में, वो 9th मंथ का होता है। फिर इसके बाद देखते हैं डॉग जो होता है वो कितने समय में करता है। डॉग में 50 से 65 डेज में डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद कैट में देखेंगे, कैट में 9 से 10 वीक लगता है। और सबसे ज्यादा एलिफेंट में सबसे ज्यादा लेट टाइम तक एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसमें 18 से 22 मंथ तक भ्रूणीय विकास होता है। ह्यूमन में 9th मंथ तक होता है, डॉग में 50 से 65 डे तक होता है, कैट में 9 से 10 वीक होता है, सप्ताह होता है। एलिफेंट जो होता है 18 से 22 मंथ में ये बेबी को जन्म देता है। तो अब आपको इसमें बताया गया कि कितने मंथ में कौन क्या कर रहा है, डिलीवरी किसकी हो रही। तो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ में सिर्फ हार्ट डेवलप होता है, इसके अलावा कोई भी पार्ट डेवलप नहीं होता। अगर आप बच्चे को सुनना चाहे, उसकी जो धड़कन होती है, आप 1 मंथ में ही सुन सकते हैं कि बच्चे का जो हार्ट है वो धड़कना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में ये पहला महीना था, और दूसरे महीने में क्या होता है, फ्यूटस के में लिम्ब का निर्माण होता है। लिम्ब का निर्माण होता है और डिजिट भी बन जाती है। सेकेंड मंथ में, फर्स्ट मंथ में सिर्फ हार्ट बन रहा है, सेकेंड मंथ में फ्यूटस में लिम्स और डिजिट भी बन जा रहे हैं। इसके बाद आता है 2 महीने, 2 मंथ कह सकते हैं, 2 मंथ 22 डेज, 12 वीक में 12 वीक में लगभग सभी ऑर्गन जो होंगे, लगभग सभी ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से ऑर्गन 12 वीक में, 2 महीने 22 दिन पे, करीब 3 महीना हो जा रहा है, डेवलप हो रहे हैं। जैसे नेल्स हुआ, हेड हुआ, आईज हुई, ये सब क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद आता है नेल, आईज, हेड, क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद आता है 5th मंथ में, 5वें महीने में, 5th मंथ, में अभी तक तो हेड बना था, आईज बनी थी, लेकिन जो एब्रो होता है नहीं आया था।
हेयर्स आ जाएंगे, रोए आ जाएंगे शरीर में। आइज के ऊपर जो एब्रो होता है उस पर आइज हेयर आ जाएंगे, पूरे शरीर पर हेयर आ जाएंगे। और फ्यूटल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। जो फ्यूटल उसमें बना रहेगा बेबी, वो क्या करेगा, ओवरी में गति करने लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो 5वें महीने में जाने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा 5th महीने में। और 6वें महीने में क्या होगा, 24 वीक सेकेंड सेमेस्टर में 24 वीक में उसके पूरे शरीर की कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो उसके शरीर का ना बना हो। लास्ट 5वें या 6 मंथ में उसके शरीर का हर एक पार्ट बन जाएगा। और वो क्या करेगा, गति तो 5th महीने से ही कर रहा है, इसके बाद 6 मंथ में वो पूरे शरीर में गति करने लगेगा। और उसको कोई, और लास्ट में वो क्या करेगा, उसकी आकृति में जब सारे अंग उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, उसके सिर्फ आकृति में बढ़ेगा और बाकी कोई भी ऐसा पार्ट उसके शरीर का नहीं रहेगा जो वो डेवलप करेगा। सिर्फ वो क्या करेगा, आकृति में। अगर इतना छोटा है, इससे इससे धीरे धीरे 5th मंथ के बाद वो सिर्फ आकार में बड़ा होगा, इसके अलावा कोई भी उसके शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो डेवलप करेगा। ये लेसन आप लोगों का बस इतना ही था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद आप लोगों का ये लेसन समाप्त हो जाता है। तो अब आप लोगों को लेसन 4 पढ़ाना है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। अब तक आपने जनन के बारे में पढ़ा, जनन के बाद अब आप लोगों को लेसन 4 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टॉपिक भी यही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्टिव, जनन स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जनन स्वास्थ्य है क्या। जनन स्वास्थ्य जो जनन संबंधी समस्याएं होती हैं आज के युग में, तो जनन स्वास्थ्य में आपको पढ़ना है कि जनन स्वास्थ्य की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जानेंगे प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और दूसरा है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये दोनों जो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी जनन से ही संबंधित है। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, ये भी इसी टॉपिक से संबंधित है, क्योंकि जनसंख्या में धीरे धीरे
जो जनसंख्या का पैमाना है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और बहुत ज्यादा बढ़ क्यों रहा है? पर्याप्त संसाधन के कारण। अब जो पर्याप्त संसाधन हो गए हैं, पर्याप्त संसाधन के कारण और अशिक्षा के कारण, इस कारण से जो है बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले जनसंख्या जनन स्वास्थ्य है क्या, इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इस जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग। स्वस्थ जननांग से होता है। तो जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है सामान्य रूप से कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से होता है। जो जनन में भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हीं को जननांग कहते हैं। तो जननांग से होता है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन आपने सुना होगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ कहा गया है शारीरिक भावनात्मक व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उन्होंने ये कहा है शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक रूप से जो स्वस्थ समाज होता है उसी को स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। जैसे शारीरिक रूप से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो तैयार होना चाहिए जनन के लिए। और दूसरा है भावनात्मक, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए और व्यवहार भी उसके अंदर उस तरह के होना चाहिए। अगर इस तरह के शारीरिक और भावनात्मक व्यवहारात्मक रूप से उसके अंदर ये जनन नहीं करने का उसके पास, यदि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से वो जनन के लिए तैयार हो तो उसी को सामाजिक जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। तो इसके बाद आता है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जनन संबंधी है और उस पे बहुत सारी कार्यनीतियां भी चलाई जा रही हैं। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। तो जनन स्वास्थ्य, जो जनन संबंधी समस्याएं हैं विश्व में, इसमें ये बताया जाता है क्या क्या जनन संबंधी समस्याएं हैं और उसके लिए क्या क्या कार्य चलाए जा रहे हैं, ये बताया जाता है। तो जनन संबंधी समस्याएं सबसे पहले देख लेते हैं। जनन
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कई हैं। पहला, लोगों का अशिक्षित होना। लोगों का अशिक्षित होना। दूसरा, बाल विवाह कर देना। तीसरा है कम उम्र में गर्भ धारण करना। चौथा है यौन शिक्षा की कमी, यौन संबंधी रोग। परिवार नियोजन विधियों की जानकारी के अभाव में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है? लोगों का अशिक्षित होना। अगर लोग अशिक्षित रहेंगे तो जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कई आती हैं। जैसे एक या दो से ज्यादा संतानों का उत्पन्न करना, लोग अशिक्षित रहेंगे तो वो एक, दो या उससे बहुत अधिक संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये भी एक जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। और बार बार अगर गर्भधारण होता है तो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या आ जाती है। तो और बार बार गर्भधारण होने का मतलब क्या है? लोगों का अशिक्षित होना। दूसरा है बाल विवाह कर देना। बहुत ज्यादा कम उम्र में विवाह कर देने से जो इम्ब्रियो होता है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ रहता, और पूर्ण रूप से डेवलप ना होने के कारण ये भी जनन स्वास्थ्य संबंधी एक समस्या है। तीसरा है कम उम्र में गर्भ धारण करना। कम उम्र में गर्भ धारण करना, तो पहली बात तो कम उम्र में विवाह कर देने की वजह से कम उम्र में गर्भ धारण हो जाता है, और कम उम्र में गर्भ धारण करने के लिए जो ओवरी होती है, जो इम्ब्रियो होता है, वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता। ये भी एक जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तीसरा है, चौथा है यौन शिक्षा की कमी, यौन संबंधी रोग। जब आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं रहेगी और उसके बारे में आप जो रोग है नहीं पता करेंगे, तो ये भी एक प्रकार की जनन समस्या होती है। तो इसीलिए आज के वातावरण में सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जो 18 से 22 या 24 वर्ष के युवा लोगों को ये शिक्षा दी जाती है, यौन शिक्षा। लास्ट है परिवार नियोजन विधियों की जानकारी के अभाव में। अगर आपको परिवार नियोजन जो विधियां होती है उनके बारे में नहीं पता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 ईयर या ऐसे बार बार चाइल्ड आते रहें, गर्भधारण होते रहे, तो क्या होगा? उसके अभाव में भी जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं।
अब इसके तहत जो कार्य नीतियां हैं आपको वो जानना है कि जनन स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जो कार्य नीतियां की गई हैं क्या क्या है। कार्य नीति, भारत सरकार ने सन 1951 में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था। फिर इसके बाद 1997 में परिवार कल्याण योजना प्रारंभ किया था। तो सन 1951 में जो उनकी कार्य नीतियां हैं, सन 1951 में भारत सरकार ने परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें बताया गया था, एक उसमें नियम कहा गया था कि हम दो हमारे दो, यही इसमें बताया गया था परिवार नियोजन में कि आप 2 या 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा कर सकते। 1957 में परिवार कल्याण योजना चलाई गई, जिसमें बच्चों के विकास के लिए उसमें सुझाव दिया जाता था कि जितने भी टीके होते हैं आप बच्चों को लगवाइए और इन सबका बताया गया कि परिवार कल्याण में किस प्रकार अपने आप परिवार की देखभाल कर सकते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या थे आपको देखना है। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीति के उद्देश्य। एम्स क्या क्या थे इसके। जनन संबंधी समस्याओं का ज्ञान होना, दूसरा है यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट है गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना। छोटा परिवार सुखी परिवार। मादा भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण हत्या। लास्ट पॉइंट है टीकाकरण। आपने दो कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए गए थे उसके बारे में पढ़ा। पहला था परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता था और दूसरा था विश्व परिवार कल्याण के बारे में जाना जाता था। तो उसके जो उद्देश्य थे, ये दोनों योजना बनाने के उद्देश्य थे कि जनन संबंधी समस्याओं का ज्ञान होना, जनन संबंधी कौन कौन सी समस्याएं आपको हो सकते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, जो जनन संबंधी शिक्षाएं होती हैं, ज्ञान होता है, जनन संबंधी जो जो ज्ञान आवश्यक है वो युवाओं को दिया जाए। तीसरा है गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान होना चाहिए था। आपको उन विधियों का ज्ञान होना चाहिए जिससे गर्भ बार बार न ठहरे। चौथा है छोटा परिवार। गर्भ निरोधक विधियों का बार बार प्रयोग करने से ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा आबादी नहीं बढ़ती है। मादा भ्रूण हत्या, जो
पेट में ही बच्चे रहते हैं उनका क्या, उनको एबॉर्शन उसका करा दिया जाता है, उसी को मादा भ्रूण हत्या कहते हैं। अगर अब तो ऐसे तकनीक आ गए हैं जिससे पता चल सकता है लिंग कौन सा है, मेल है या फीमेल है। फीमेल की हत्या कर दी जाती है तो उसी को बताया गया कि मादा भ्रूण हत्या। और लास्ट है टीकाकरण। बच्चों को टीकाकरण करवाया जाता था परिवार कल्याण के तहत, जैसे तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस और बहुत से ऐसे टीके हैं जो उपलब्ध कराया जाता है। तो ये था जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीति और उसके उद्देश्य क्या क्या थे। इसके बाद आपको बताना है कि जनसंख्या किस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये आप लोगों को कल बताया जाएगा कि जनसंख्या किस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और किस कारण से।